मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने बुधवार को गोपनपल्ली में ब्राह्मण सदन का उद्घाटन किया है, जो समुदाय के सदस्यों के लिए विवाह या अन्य समारोह मुफ्त में करने की सुविधा है और इस अवसर पर समुदाय के लिए कई शोभ की घोषणा करी है। 9 एकड़ में फैले इस भवन में एक सभागार, सूचना केंद्र और राज्य में आने वाले संतों और धार्मिक प्रमुखों के लिए आवास की सुविधा है और इसका निर्माण 12 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। और इसी कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने वैदिक पुजारियों के लिए मासिक मानदेय में 2,500 रुपए से 5,000 रुपए तक की वृद्धि की घोषणा करी है। पात्रता आयु 75 से घटाकर 65 वर्ष कर दी और दीपा नवेद्यम योजना अनुदान को 6,000 रुपए से बढ़ाकर 6,000 रुपए कर दिया है और मंदिर के रखरखाव के लिए प्रति माह 10,000। अनुरक्षण अनुदान वृद्धि को भी 2,796 मंदिरों तक बढ़ा दिया गया था और इसी के अंतर्गत आने वाले कुल मंदिरों को वर्तमान 3,645 से बढ़ाकर 6,441 कर दिया गया। और चंद्रशेखर राव ने आगे घोषणा करी है कि चरणबद्ध तरीके से वेद पाठशालाओं के संचालन और रखरखाव के लिए वर्तमान में दी जा रही 2 लाख रुपए की सहायता को अब एक बार में वार्षिक अनुदान के रूप में जारी किया जाएगा। और उन्होंने IIM और ITM जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में शिक्षा प्राप्त करने वाले ब्राह्मण छात्रों के लिए शुल्क प्रतिपूर्ति योजना का विस्तार करने का भी वादा किया। समुदाय के सदस्यों के साथ बातचीत में राव ने अगली कैबिनेट बैठक में अनुवंशिका अर्चक वंशानुगत पुजारी के मुद्दों को हल करने का आश्वासन दिया है और तेलंगाना में ब्राह्मण समुदाय के कल्याण और विकास के लिए BRS सरकार द्वारा किए गए उपायों पर विस्तार से बताते हुए मुख्यमंत्री ने 1 फरवरी 2017 को ब्राह्मण सशीमा परिषद की स्थापना को एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में सूचीबद्ध किया है। तब से तेलंगाना में ब्राह्मण समुदाय के लिए कल्याण और विकास कार्यक्रमों को लागू करने के लिए परिषद को हर साल 100 करोड़ रुपए आवंटित किए जा रहे थे। हालांकि ब्राह्मण समुदाय को एक अग्रणी जाति माना जाता है, लेकिन इस समुदाय में कई लोग हैं जो गरीब है और संघर्ष कर रहे हैं। हमने महसूस किया है कि ब्राह्मण समुदाय में गरीब लोगों के बचाव में आना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है और उनके उत्थान के लिए परिषद स्थापित करने का फैसला किया, राव ने कहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि परिषद ने विवेकानंद विदेशी अध्ययन छात्रवृत्ति योजना के तहत 780 ब्राह्मण छात्रों को विदेशों में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करी है। उन्होंने कहा कि सरकार ने पाठ्यक्रम की अवधि के आधार पर 10 लाख रुपए से 20 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ब्राह्मण समुदाय के गरीबों में उद्यमियों को अपनी इकाइयां स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए उनकी सरकार ने ब्राह्मण सशक्तिकरण योजना शुरू करी है और जिसके तहत अधिकतम 5 लाख रुपए का अनुदान दिया जा रहा है, जिसमें राज्य सरकार 150 करोड़ रुपए का वितरण कर रही है। और अब तक इसी बीच वंशानुगत पुजारियों ने अगली कैबिनेट बैठक में लंबे समय से लंबित मुद्दों को हल करने पर मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव द्वारा दिए गए आश्वासन की सराहना करी है। और मुख्यमंत्री की इस घोषणा पर मौके पर मौजूद पुजारियों ने तालियों की गड़गड़ाहट से तालियां बजाई और CS मंदिर संरक्षण, साइबर अपराध और नशीले पदार्थों के खिलाफ लड़ाई को अगले स्तर पर ले जाते हुए तेलंगाना पुलिस ने बुधवार को तेलंगाना राज्य साइबर सुरक्षा ब्यूरो TSCSB और तेलंगाना राज्य एंटी नारकोटिक्स ब्यूरो TLCNB लॉन्च किया है। गृह मंत्री मोहम्मद अली और आबकारी मंत्री B श्रीनिवास गौड़ ने बंजारा हिल्स में एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र भवन से काम करने वाले 2 ब्यूरो का उद्घाटन किया। मोहम्मद अली ने कहा है कि राज्य सरकार पुलिस विभाग को मजबूत करने के लिए सभी कदम उठा रही है और सभी प्रकार के अपराधों की रोकथाम और पता लगाने के लिए नवीनतम तकनीक की खरीद के लिए आवश्यक धन उपलब्ध करा रही है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने शुरुआत से राज्य में कानून और व्यवस्था पर पूर्ण नियंत्रण की आवश्यकता पर जोर दिया था और इससे विकास में काफी मदद मिली है। श्रीनिवास गौड़ ने कहा है कि पुलिस विभाग राज्य में शांति सुनिश्चित करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है। पुलिस विभाग के प्रयासों से राज्य में नशीले पदार्थों की तस्करी और बिक्री में कमी आई है। और तेलंगाना के DGP अंजनी कुमार ने कहा है कि आजकल पारंपरिक और साइबर अपराध में बहुत अंतर नहीं है, क्योंकि हर पारंपरिक अपराध में तकनीक का इस्तेमाल होता है। उन्होंने कहा कि पारंपरिक अपराध और साइबर अपराध के बीच का अंतर धुंधला है। Crimes are being increased. At the same time, the cyber crime criminals are taking help of new technology method for which there is immediate need for police and other agencies to have anti-narcotics and cyber security bureaus
with the latest technologies, training and skills, and dedicated officers and staff to handle. Our Honorable CM గారు తెలంగాణ వచ్చే తర్వాత పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్కు చాలా మంచి ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చారు. ఎందుకంటే వితౌట్ ల్యాండ్ ఆర్డర్ కంట్రోల్, పీస్ లేకుంటే స్టేట్ డెవలప్ అయితే లేదు. 9 years బిఫోర్ తెలంగాణ స్టేట్లో క్రైమ్ ఎక్కువ ఉంది, క్రిమినల్ రైట్స్ ఉంది, నెక్సలిజం ఉంది. ఆ మొత్తం అంటే చాలా కంట్రోల్ చేసిన మా పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్, చాలా డైనమిక్ పోలీస్ మనది. మా ఆనరబుల్ సీఎం గారు పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్కు మంచి ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చారు. ఆయన బడ్జెట్ బి చాలా మంచి శాంక్షన్ చేశారు. 2013-14లో మన బడ్జెట్ మొత్తం ఆంధ్రప్రదేశ్ బడ్జెట్ 4,500 crore ఉంది. ఇప్పుడు మా ఆనరబుల్ సీఎం గారు 9,500-600 crore ఇస్తున్నారు. Chief Minister Sri K. Chandrasekhar Rao Garu, from the time of 2014 till now 2023 has been a journey worth recounting. A time will come when posterity will look back into this period as very historical. The other day when I was reading an article on the economy of various states in India, it mentioned that the region of Telangana in the erstwhile United State of Andhra Pradesh had 9 districts which were bracketed in the category of backward district by Government of India. From that time till 3 months back, when the Economic Survey of India presented the table and the state of economy of Indian Union, it mentions Telangana as number 1 state in per capita income. So what a journey. When most of us were in school and केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी ने घोषणा करी है कि केंद्रीय संस्कृति विभाग के तत्वाधान में तेलंगाना स्वतंत्रता दिवस समारोह हैदराबाद के गोलकुंडा किले में आयोजित किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा है कि ये समारोह तेलंगाना के राज्यपाल के तत्वाधान में आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने कहा है कि केंद्र ने राज्य के विकास के लिए हर तरह से सहयोग किया है, हजारों करोड़ की धनराशि जारी करी है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि MIM BRS के साथ है और BRS की स्टीयरिंग MIM के हाथ में है। उन्होंने कहा कि MIM पार्टी में हैदराबाद के अलावा कहीं भी नहीं लड़ने की हिम्मत नहीं है। आरोप है कि MIM उस पार्टी में शामिल हो जाएगी जो राज्य में सत्ता में है। बंडी संजय जिन्होंने सवाल किया है कि MIM पार्टी ने पुराने शहर का विकास क्यों नहीं किया। उन्होंने कहा कि अगर दम है तो राज्य में हर जगह चुनाव लड़कर दिखाए। उन्होंने कहा है कि MIM पार्टी में हैदराबाद के अलावा कहीं भी चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं है। आरोप है कि MIM उस पार्टी में शामिल हो जाएगी जो राज्य में सत्ता में है। बंडी संजय जिन्होंने सवाल किया कि MIM पार्टी ने पुराने शहर का विकास क्यों नहीं किया है। उन्होंने कहा कि अगर दम है तो राज्य में हर जगह चुनाव लड़कर दिखाए। उन्होंने कहा कि MIM पार्टी में हैदराबाद के अलावा कहीं भी चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं है। आरोप है कि MIM उस पार्टी में शामिल हो जाएगी जो राज्य में सत्ता में है। बंडी संजय जिन्होंने सवाल किया कि MIM पार्टी ने पुराने शहर का विकास क्यों नहीं किया है। हर साल आयोजित होने वाले गणेश उत्सव के उद्घाटन समारोह के तहत खैरताबाद गणेश उत्सव समिति के तत्वाधान में कर पूजा कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इसी कार्यक्रम में विधायक दानम नागेंद्र, स्थानीय नगर सेवक विजय रेड्डी और उत्सव समिति के सदस्यों ने भाग लिया है। पिछले साल की 69 फीट की मिट्टी की विनायक प्रतिमा की तरह ही आयोजक राजकुमार ने कहा है कि इस साल भी मिट्टी की विनायक प्रतिमा स्थापित की जाएगी। उन्होंने कहा है कि 61 फीट की गणेश मिट्टी की मूर्ति को तैयार करने में 3 महीने का समय लगा था। उसी के तहत आयोजकों ने कहा कि हमेशा की तरह लकड़ी की पूजा की गई। मंत्री हरीश राव ने कहा है कि वरंगल में हेल्थ सिटी का काम जोरों पर चल रहा है। करीब 1000 मजदूर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि 20,76,000 SPT से हेल्थ सिटी का निर्माण किया जा रहा है। अधिकारियों को 10 मंजिलों को पूरा करने और दशहरे तक उपयोग में लाने की सलाह दी गई है।
पूर्व मुख्यमंत्री किरण कुमार रेड्डी की टिप्पणी। आंध्र प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सोमू वीर्राजु और आरआरएस नेता मधुकर ने आज आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री किरण कुमार रेड्डी से मुलाकात करी है। सोमू वीर्राजु और आरआरएस नेता मधुकर तेलंगाना राज्य की राजधानी हैदराबाद में जुबली हिल्स में किरण कुमार रेड्डी के कार्यालय पहुंचे और राज्य में नवीनतम राजनीतिक स्थिति, पार्टी की संगठनात्मक मजबूती और समावेश पर विस्तार से चर्चा करी है। बैठक के बाद पूर्व मुख्यमंत्री किरण कुमार रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने कहा कि जहां बॉस काम करना चाहता है वही काम करूंगा। उन्होंने कहा कि वो अपने अनुभव से पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। जुबली हिल्स स्थित पार्टी कार्यालय में आज आंध्र प्रदेश अध्यक्ष सोमू वीर्राजु और आरएसएस नेता मधुकर के साथ बैठक में पार्टी की भावी गतिविधियों पर चर्चा हुई है और भाजपा नेतृत्व जहां काम करना चाहेगा वही काम करेगा। बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक। वाईसीपी भ्रष्टाचार पर बीजेपी चार्जशीट जारी। नेता पवन के साथ गठबंधन पर फैसला करते हैं। किरण कुमार रेड्डी ने कहा कि बीजेपी में शामिल होने के बाद वह 1 महीने के लिए अमेरिका गए थे। उन्होंने कहा कि अवसर आने पर वह ईपी सरकार से प्रशासन को जवाब देंगे। सोमू वीर्राजु ने कहा कि आज उन्होंने विनम्रता से किरण कुमार रेड्डी से मुलाकात करी है और पार्टी की गतिविधियों के बारे में चर्चा करी है। उन्होंने बताया कि उन्होंने आंध्र राज्य में नवीनतम राजनीतिक स्थिति और पार्टी की मजबूती के बारे में बताया है। सोमू वीर्राजु ने बताया कि आने वाले दिनों में उनकी पार्टी की मजबूती को लेकर अच्छी गतिविधि है और हम उनके निर्देशन में काम करेंगे। हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 साल के प्रशासन के अवसर पर आज पूर्व मुख्यमंत्री किरण कुमार रेड्डी से मिले हैं और हमने उन्हें महीने के दौरान की जाने वाली गतिविधियों की सूची के बारे में बताया है। आने वाले दिनों में उनके मार्गदर्शन से हम आगे बढ़ेंगे। आने वाले दिनों में हम आंध्र प्रदेश में एक मजबूत पार्टी के रूप में बीजेपी का नेतृत्व करेंगे। हम और सक्रियता से काम करेंगे। किरण कुमार रेड्डी ने भी हमें उस दिशा में आगे बढ़ने के लिए सुझाव और सलाह दी, सोमू वीर्राजु ने कहा है। एमएलसी कविता ने कहा है कि प्रख्यात कवि के सम्मान में एक दशरथी स्मारक जल्द ही निजामाबाद किले में विकसित किया जाएगा। उन्होंने बुधवार को निजामाबाद में हरिदा लेखक संघ की बैठक में बोलते हुए कहा है कि एमएलसी कोटे से 40 लाख रुपए इस उद्देश्य के लिए आवंटित किए जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि दशरथी की अमर पंक्ति ना तेलंगाना कोटी रत्नाला वीणा ने तेलंगाना के समर्थकों को राज्य का दर्जा हासिल करने के लिए प्रेरित किया था। कवि वी नरसिम्हा रेड्डी, घनपुरम देवेंद्र, नाराला सुधाकर और अन्य भी उपस्थित थे। और इस बीच सत्तारूढ़ पार्टी एमएलसी ने एक ट्वीट पर उन महिला पहलवानों का समर्थन किया जो यौन उत्पीड़न के आरोपी भारतीय कुश्ती महासंघ WFI के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग को लेकर धरने पर बैठी है। कविता ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस की सख्ती के बावजूद केंद्र की चुप्पी का उपवास उड़ाया। उन्होंने ट्वीट किया कि भारत सरकार को इन 5 दिनों में देश हित में सोचना चाहिए। पोस्को जैसे गंभीर आरोप के बाद भी आरोपी जनता के सामने है। पीड़िता को न्याय से वंचित नहीं किया जा सकता है और चल रहा है। स्वर्ण पदक से सम्मानित इन महिला खिलाड़ियों के साथ क्रूरता बिल्कुल निंदनीय है। बीआरएस और बीजेपी के नेताओं के बीच अगर हरी घास भी लगती तो भी अनबन होंगे और ऐसा कभी नहीं होता है कि ऐसी 2 पार्टियों के प्रमुख नेता एक ही स्थान पर मिले और एक दूसरे को गर्मजोशी से बधाई दें। ऐसा ही एक वाकया हाल ही में हुआ है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बंडी संजय और बीआरएस एमएलसी कविता ने एक समारोह में मुलाकात करी है। निजामाबाद जिला बीजेपी अध्यक्ष बसवपुरम लक्ष्मी नरसैया अपने घर में दाखिले हो गए और इसी कार्यक्रम में संजय और कविता दोनों ही आए थे और इसी कार्यक्रम में दोनों ने एक दूसरे का सामना किया और एक दूसरे को गर्मजोशी से अभिवादन किया है। कविता ने निजामाबाद में आपका स्वागत है कहकर गाड़ी को आमंत्रित किया और इसी मौके पर कविता ने बीआरएस विधायक गणेश गुप्ता और स्थानीय बीआरएस नेताओं को संजय से परिचय कराया। बंडी संजय ने भी अपने नेताओं को कविता से मिलाया। उनकी मुलाकात से जुड़ी तस्वीरें और वीडियो इस समय सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। ओयू छात्र जेएसी के अध्यक्ष विजय ने घोषणा करी है कि वह तेलंगाना राज्य सरकार द्वारा आयोजित किए जा रहे तेलंगाना दशाब्दी उत्सव का बहिष्कार कर रहे हैं। वे इस बात से नाराज थे कि केसीआर ने घोषणा करी है कि वे दशक का जश्न मना रहे हैं और इसके लिए वे 105 करोड़ रुपए आवंटित कर रहे हैं। उन्होंने जवाब मांगा है कि सीएम केसीआर दशक का जश्न क्यों मना रहे हैं। पेपर लीक मामले में गिरफ्तार लोगों के खिलाफ टीएसपीएससी सख्त कार्रवाई करेगी। टीएसपीएससी जिसने इस मामले से संबंधित
37 उम्मीदवारों को प्रतिबंधित कर दिया है। उन्होंने हाल ही में 13 और उम्मीदवारों को प्रतिबंधित कर दिया है। यह संख्या 50 पर पहुंच गई है। वीटो के अलावा उन्हें टीएसपीएससी द्वारा आयोजित किसी भी परीक्षा में शामिल होने से प्रतिबंधित कर दिया गया है। कहा गया है कि जिन उम्मीदवारों को रिजेक्ट किया गया है वे 2 दिनों के भीतर स्पष्टीकरण दे सकते हैं, अन्यथा उन्हें स्थायी रूप से वंचित कर दिया जाएगा। इस आशय की अधिसूचना जारी कर दी गई है। टीएसपीएससी पीपल लीक मामले में जांच के दौरान कुछ नई बातें सामने आ रही हैं। एसआईटी ने पाया कि अवैध तरीके से पेपर हासिल करने वाले अभ्यर्थियों ने उत्तर जानने के लिए एआई तकनीक का इस्तेमाल किया। जांच में पता चला है कि लीक में शामिल उम्मीदवारों ने चैटजीपीटी का इस्तेमाल किया है। बोर्ड ने इंटर के छात्रों को एक अहम अपडेट दिया है। शैक्षणिक वर्ष 2023 से 2024 के लिए शैक्षणिक कैलेंडर की घोषणा करी। जूनियर कॉलेज आज से फिर से खुलेंगे। इंटर बोर्ड ने कुल 227 दिनों तक कक्षाएं लगाने का शेड्यूल जारी किया है। सरकारी जूनियर कॉलेजों में दाखिले की प्रक्रिया अभी से चल रही है। ग्रीष्मकालीन अवकाश 1 अप्रैल से 31 मई तक 2 महीने के लिए अवैध था। इंटर एडवांस की पूरक परीक्षा 12 जून से शुरू होंगी। इन परीक्षाओं के हॉल टिकट जल्द जारी किए जाएंगे। प्रथम वर्ष के छात्रों के लिए परीक्षा सुबह 9 से दोपहर 12 बजे तक और द्वितीय वर्ष के छात्रों के लिए दोपहर 2:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक आयोजित की जाएगी। दरअसल इंटर एडवांस की पूरक परीक्षा 4 जून से शुरू होने वाली है। हालांकि 4 जून को होने वाली जेईई एडवांस परीक्षा उसके बाद एक सप्ताह के लिए कुछ और प्रतियोगिता परीक्षाओं के कारण पूरक परीक्षाओं की तारीखों में बदलाव किया गया है। तेलंगाना में बियर की बिक्री ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। उल्लेखनीय है कि तेलंगाना बनने के बाद बियर की बिक्री सबसे ज्यादा है। मई माह में 31 दिन में 7 करोड़ 44 लाख बियर की बिक्री हुई, यानी 24 लाख केस रोजाना बिक्री हुई है। अगर केसों की संख्या देखें तो 62 लाख केस बिक गए हैं। पिछली बार सबसे ज्यादा बियर की बिक्री 2019 में हुई थी और उस साल मई में 60 लाख केस बियर की बिक्री हुई थी। अब वह रिकॉर्ड टूट गया और बियर की अधिक बिक्री हो रही है। गर्मियों में बियर की बिक्री बढ़ना आम बात है, लेकिन साल 2023 में जबरदस्त बिक्री हुई और एक रिकॉर्ड बना। तेलंगाना राज्य में हर महीने नियमित रूप से 28 से 30 लाख पेटी बियर की बिक्री होती है और गर्मी में बढ़ना स्वाभाविक है, लेकिन इस बार 24 लाख बियर प्रतिदिन के हिसाब से सनसनी मच गई है कि 31 दिनों में 7 करोड़ 44 लाख बियर बिक गई। तेलंगाना सरकार को भी हजारों करोड़ की आमदनी हुई है। लीटर का हिसाब ले तो अगर छोटी बड़ी सभी बियर को शामिल कर दिया जाए, तेलंगाना के शराब प्रेमियों ने लवर्स ने औसतन 4 करोड़ लीटर से ज्यादा बियर पी ली। नाइटी ड्रेस पहनकर लड़की के भेष में चोरी करने वाले एक शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। घटना महाकाली थाने की है। यक्या एक मोबाइल की दुकान में सुरक्षा गार्ड के रूप में काम करता है। हालांकि पैसे कमाने की उम्मीद में वह उस दुकान में चोरी करना चाहता था जहां वह काम करता था। यक्या ने दुकान में सीसीटीवी कैमरे काम नहीं करने के कारण बताया। पुलिस पर शक न हो इसके लिए उसने लड़की का वेश पहनकर नाइटी पहनकर लूटपाट करी, लेकिन चोरी के अगले दिन वह छुट्टी लेकर महबूबा जिले के थरूर स्थित अपने प्रत्येक गांव चला गया और जैसे ही पुलिस को शक हुआ, यक्या को हिरासत में लिया गया और अपने ही अंदाज में पूछताछ करी गई। पुलिस जांच के दौरान यक्या ने कबूल किया है कि उसने चोरी करी है। पुलिस ने उसके पास से 8 लाख रुपए मूल्य के मोबाइल जब्त कर विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर जेल भेज दिया है। बेगमपेट रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ की महिला कांस्टेबल द्वारा एक युवती की जान बचाने की घटना देर रात प्रकाश में आई और लिंगमपल्ली फलकनुमा एमएमटीएस ट्रेन मंगलवार सुबह 9 बजे बेगमपेट स्टेशन पहुंची, लेकिन सरस्वती नाम की एक युवती ने इस ट्रेन में चढ़ने की कोशिश की है। लेकिन इस संदर्भ में चूंकि ट्रेन पहले से तेज गति से चल रही थी और उसका प्रयास विफल रहा और वह प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच में गिर गई। वहां मौजूद आरपीएफ महिला कांस्टेबल के सनीता परेशान हो गई और सरस्वती को वापस खींच लिया और उससे वह जिंदा निकल गई। रेलवे अधिकारी और नेटिजन्स कांस्टेबल सनीता की तारीफ कर रहे हैं। नलगोंडा से के सनीता को 2020 में आरपीएफ कांस्टेबल के रूप में चुना गया है। वर्तमान में बेगमपेट रेलवे स्टेशन पर वह कार्यरत है।